चूरन की बारात, चूरन की बारात डाकू बैंड बजा रहे, चूरन की बारात डाकू बैंड बजा रहे, पुलिस अगवानी कर रही, गुंडा मौज मना रहे। चूरन की बारात, जबर घुड़िया मरियल दूल्हा, नौगा कानो पंडित लूला, कई पे नाच रहे, बिल्कुल नहीं लगा रहे। चूरन की बारात, फुलवाज सी लूट रहे, माचियन सी लूट रहे, जनता की छाती पे मिर्चा सी कूट रहे, जन्म के भूखे भर भर पेट खा रहे। चूरन की बारात, ताजी भड़िया राय तो बास, दुल्हन गौसी और दूल्हा गदास, ताजी भड़िया राय तो बास, दुल्हन गौसी और दूल्हा गदास, कहीं पे स्टेज झंडियन से सजा रहे। चूरन की बारात, जयमाला नहीं गिरी, गांठ नहीं, जयमाला गिरी गांठ नहीं जुड़ी, चढ़ाव है नहीं अब भावरन की परी, देसी लहंगा में विदेशी गोटा लगा है। चूरन की बारात, चूरन की बारात, मम्मा तस्कर फूफा सटोरिया, मम्मा तस्कर फूफा सटोरिया, कक्का गए कट मोसा गटोरिया, जिए मार रहे वे रो नहीं पा रहे। चूरन की बारात, फक्कन की बारात उचक्कर रिश्तेदार, फक्कन की बारात उचक्कर रिश्तेदार, लूट के माल में सब हिस्सेदार, खा के खा रहे और खा के गर्रा रहे। चूरन की बारात। क्या शुभ नाम है आपका? मुझे डॉक्टर दीपक हरि पारदर्शी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपका प्रोफेशन है? मैं सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे इंचार्ज था, उसके बाद में सेवारत हो गया। अब रुचि के हिसाब से काव्य लेखन मेरा अनवरत जारी रहता। कब से आप लेखन से जुड़े हुए हैं? अब लेखन से 92 से जुड़े हुए। 92। आपने किस किस विधाओं में लिखा और किस तरह से आपने उस उपलब्धियों को पाया उनसे? शुरू में बुंदेली भाषा और हास्य व्यंग के रूप में हम प्रख्यात समझो आप या जानकारी लोगों को हुई और चलती रही। फिर मुझे सौभाग्यवश बड़े छोटे सभी प्रकार के मंच मिले और देश के ख्याति प्राप्त कर्मियों के साथ काव्य पाठ करने का मंच बड़ा अवसर मिला। इस के दौरान आपको कहाँ कहाँ सम्मान मिला? इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, ये विशेष रूप से हम उसमें हो रही। यहाँ पर इलाहाबाद में काव्य पाठ किया, कानपुर में किया, लखनऊ में किया, सुल्तानपुर में किया और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में तो अपने जो झांसी संभाग है उसमें तो हर एक छोटे बड़े गांव से लेकर सब जगह काव्य। पारदर्शी जी, आप हमें ये बताएं कि आपने जो भी हासिल किया है उससे आप संतुष्ट हैं? कोई पुस्तक वगैरह भी आपकी प्रकाशित हुई? हाँ, हमारी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। और क्या नाम है उनके? एक तो परित्याग है और एक है मुक्तिरथ और एक समीक्षा ग्रंथ। 3 पुस्तकें हुई और विशद साहित्य हमारा अप्रकाशित है, जो संभवतः भविष्य में जो शोध प्रबंध करेंगे उनके काम में आएगी। मैंने 82 में बुंदेलखंड की संस्कृति और वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास से पीएचडी की थी और हमारे गाइड थे डॉक्टर डीपी मित्तल, हेड डिपार्टमेंट हिंदी विभाग बुंदेलखंड कॉलेज। पारदर्शी जी, जैसे कि आपने बताया कि आप नौकरी में भी रहे और लेखन से भी जुड़े रहे और मंचों से भी जुड़े रहे, तो दोनों में आपने साम्य या संतुलन कैसे बिठाया? जब सर्विस करते थे तो वहाँ का ध्यान रहता था और वहाँ के कर्तव्य पालन का बोध होता था, और जब फ्री रहते थे साहित्य की जब रुचि होती थी तो वो लेखन शुरू हो जाता था। तो सामंजस्य बना रहा और उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ा और परिवार के लोगों ने हमें सहयोग दिया। उसकी वजह से हम मंचों पर अपना कार्य जादू दिखा सकें, यूँ कहना चाहिए, क्योंकि मैं हास्य व्यंग का कवि था और मेरा विश्वास है कि मंच पर वही कवि सक्सेस होता है
जब जो अगले को अपने गिरफ्त में लिए। वो ऐसा मुझे सौभाग्य कई बार मिला। पारस जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल, कहते हैं कि कलाकार को जो सम्मान मंच पे मिलता है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, वो आमतौर पे घर पे नहीं मिलता। क्या आप मानते हैं ऐसा होता है? घर पे इसलिए सम्मान मिलता है कि मंच पे पैसे मिलते तो घर वालों को तो सम्मान देना ही पड़ेगा। मंच पे जो धनार्जन होता है वो कहाँ जाता है? मतलब धन के बदले में सम्मान मिलता है घर में? नहीं, वैसे रिश्तों के बदले में तो मिलता ही है, लेकिन धन से ज़्यादा मिलता है। नाम से तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो नाम जब परिवार लोगों के साथ फलाने के पापा, फलाने के पति, तो वो उनको खुशी होती है। अच्छा, आप मंचों पे जाते रहे, बहुत सारा आपने मंच को शेयर किया जैसा कि आपने बताया, तो देखा गया है कि बुंदेलखंड हो चाहे वो और भी कहीं और, रचनाकार यानी कि कवियत्रियों की संख्या कम देखी जाती है। क्या वजह हो सकती है इसकी? एक तो कवित्रियों में कुछ उतनी स्वतंत्रता का अभाव रहता है, जा नहीं पाती, बेचारी लिखती रहती हैं और उनको कहीं पति की तरफ से अनुमति नहीं मिलती है, कभी सामाजिक दृष्टि से वो अपने को ढाल नहीं पाती हैं, क्योंकि ये रात के कार्यक्रम होते हैं कभी सभी, तो उसमें वो उसे अपने को तत्पर नहीं कर पाती। ये जिनको सहयोग मिल जाता है वो आती हैं और बहुत वेग से एक अच्छी कवित्रियों ने जो है काट की। पारस जी, एक सवाल और, देखा गया है कि जैसे आप हैं, आपने बहुत सारा मंच को शेयर किया है, ये भी कारण तो नहीं हो सकता कवियत्रियों का स्टेज पे आने का, तो ना आने का या कम आने का, कि उनके साथ आजकल कवि सम्मेलनों में चहलबाजी, चुटकुलेबाजी होने लगी है? नहीं, यहाँ पे चुटकुलेबाजी के सवाल है तो ये मॉडर्न युग है। चुटकुलेबाजी का प्रारंभ तो वही करती हैं, कवि तो बाद में रहता है। खुले द्वार की ओर झांकना नैनों का अपराध नहीं है, हमारे अवधेश जी कहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग प्रोत्साहन देते हैं उनको और पारिवारिक दृष्टिकोण से उनको बिल्कुल साथ रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। आपने इतनी सारी उपलब्धियाँ पाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगले जन्म में वापस आप डीपी खरे पारदर्शी बन के ही जन्म लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, डीपी खरे पारदर्शी नाम तो बदल जाएगा, लेकिन वो कवि की भावना रहेगी। और अब मैं चाहता हूँ कि अगले अगर जन्म में मुझे सौभाग्य मिला तो मैं ऐसा कुछ लिखूँ, विलक्षण लिखूँ कि आज तक अमृत को प्राप्त हो जाए। क्या मतलब लेखन में आपको ज़्यादा मज़ा आता है या फिर मंच पे ज़्यादा मज़ा आता है? ये तो स्वाभाविक है, मंच का जो आनंद है वो एक तो स्थान बदल जाता है, श्रोता बदल जाते हैं और प्रेरणा मिलती है, तो आनंद तो वहाँ आती है। पैसा भी मिलता है? पैसा तो प्रमुख होता है, कवियों के लिए पैसा तो प्रमुख होता है। आजकल तो लोग पूछ के जाते हैं कि भाई कितना देंगे आप, ये तो ऐसा होता है। लेकिन अच्छा, हमारी कुछ कवियों से और शायरों से बात हुई, उनका ये कहना है कि महिलाओं के साथ जो चहलबाजी होती है वो आमतौर पर प्रायोजित होती है, कवि सम्मेलन या शायर मुशायरा को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी इस तरह का होता है। क्या मानते हैं ऐसा होता है? हाँ, कुछ परसेंट तो मानना पड़ता है, क्योंकि जो लूजर रचनाकार हैं वे अपना साथ जमाने के लिए और इस तरह से संचालक के साथ में नुक्साचीनी करके वो अपना स्थापित करना चाहते हैं, ताकि ऐसा होता है, ऐसा कानून होता है। लेकिन जो सशक्त कवित्रियाँ हैं उनको मैं नमन करता हूँ और उनकी रचनाएं इतनी प्रखर होती हैं कि उन्हें किसी चुटकुलों की, किसी आश्रय का कोई अभ्यास नहीं होता, वो अपने सफलतापूर्वक काम काज करते हैं। हाँ, क्या कोई आज की पीढ़ी का किशोर या युवा रचनाकार बन के, कवि बन के कैरियर के रूप में स्थापित हो सकता है आज के परिवेश में? कैरियर का मतलब आर्थिक रूप से संपन्न जी, तो आर्थिक रूप से संपन्न तो जो मंच पे जा रहे हैं वो तो हो ही जाते हैं और उनका नाम भी होता है।
उनका साहित्य के इतिहास में अंकित हो जाते हैं। तो करियर तो है ही, संभावना है। प्रचार प्रसार का युग है, टीवी मोबाइल का युग है, तो इसमें तो हर एक आदमी चाहता है कि उसका नाम आगे बढ़े। इसीलिए हम हमारे नगर की जो एसार है तो उसको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से हमारे कवियों को बहुत अवसर मिला। शुरू में जो उसकी कवियों की जो घबराहट होती थी वो हमारी एसार के लिए बहुत कुछ होती है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से कोई संदेश? हाँ, ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करें, हिंदी हमारी टूटे नहीं। क्योंकि मुझे दुख होता है जब मैं दक्षिण भारत में जाता हूँ तो वहाँ पे एक बात लिखी रहती है, पोस्टरों पे लिखी रहती है कि इंग्लिश नर्स हिंदी कर्स। ये सुन के हमें बड़ा दुख होता है। और हम जब साल में एक बार हिंदी दिवस मनाते हैं तो पीड़ा होती है। हमें हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम जब देखते हैं कि हमारे हिंदी अधिकारी के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तब पीड़ा होती है। हम जब देखते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी ये जब हिंदी में बोलते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है। उनको मैं नमन करता हूँ। वर्तमान रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, शीर्षक है गांव का थानेदार बड़ा। मेरी भावनाएं हैं और मैं थानेदार को, पुलिस को नमन करता हूँ हमेशा, क्योंकि पुलिस इसलिए नमन करता हूँ कि वो ही रक्षक है। वो जब रक्षक है तो उस रक्षक को प्रणाम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि गांव का थानेदार बड़ा। तो सीबीआई का कद भारी, ईडी का हथियार बड़ा। सीबीआई का कद भारी, ईडी का हथियार बड़ा, किंतु हमारे लिए तो केवल गांव का थानेदार बड़ा। किंतु हमारे लिए तो केवल गांव का थानेदार बड़ा। क्राइम नहीं होने देता है, क्राइम नहीं होने देता है अनुशासन का ठेकेदार। और जिसकी है सरकार उसी का हो जाता है थानेदार। जिसकी है सरकार उसी का हो जाता है थानेदार। और मुंबई इसका एग्जाम्पल है। मुंबई इसका एग्जाम्पल है। सत्ता के संग पुलिस रही और जैसा शासन ने समझाया वैसी उसने कथा कही। गोली चले या बलात्कार हो, गोली चले या बलात्कार हो, गिरे पुलिस पर सीधी गाज और बड़े बड़ों पर आँच ना आए पुलिस ने लंबित होती आज। मैं तो चौकीदार से लेकर थानेदार का करूं सलूट, और जिनकी बिन मर्जी ना होती गांव में कभी डकैती। हाई केस में सीबीआई या फिर सिट का हो निर्माण, लाइन ऑर्डर फिट रहता है जिस पर चलती है सरकार। मेरे लिए तो गांव के थाने मुझको लगे ममाने से, मेरे लिए तो गांव के थाने मुझको लगे ममाने से। हर सिपाही लोकल सैनिक है कह लो आज जमाने से। एक बार प्रश्न उठा कि हमारा अमेरिका और हिंदुस्तान की तुलना की जाए, तो हमने लिखा बुंदेली में ही कि कायकों पर हो चक्कर, कायकों पर हो चक्कर में अमेरिका का लग रहा हो हिंदुस्तान की टक्कर में। कायकों पर हो चक्कर में अमेरिका का लग रहा हो हिंदुस्तान की टक्कर में। अमेरिका में जितनी अटारी हैं उतनी तो अपनी यहाँ कलारी हैं। कायकों कह रहे मत्था पच्ची, उसे कौन धरी महुआ की कच्ची। हम अमेरिका वाले के गुण तब गाएं जब भी हमसे ज़्यादा उधार खा के दिखाएं। अमेरिका के लोग बाल बच्चे को तरस रहे, वो अपने यहाँ जी मोड़ी मोड़ा उड़े जैसे बरस रहे। लोग बेकार में कह रहे कि अमेरिका के नेता होशियार हैं, चालू है। अमेरिका के 100 नेतन के बराबर तो अपने के लालू। एक रचना और थी जो हमारी एक रघु पड़ोसी है, ठीक, वो उसकी घर की राजनीति है। मैं बता दूँ, वैसे मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ता हूँ, न मैं किसी दल से जुड़ा हूँ, मैं केवल देश से जुड़ा हूँ। रचना प्रस्तुत है रघु के घर की राजनीति। रघु की घर वाली कांग्रेसी और रघु भाजपाई। सोचा जब और लगत लड़ाई। कल तो ऐसी ठंडी की रोटी तक नहीं बनी। घर वाली कह रही थी कि हमें बिना गैस के रोटी नहीं बनाओगे।
और रघु को 1000 को सिलेंडर ले नहीं पाओगे। फिर गुस्सा के बोले और दे बहुत कांग्रेस को कर दी बर्बाद देश को। हमने तो कितना समझा तो, लेकिन तेई समझ में कहाँ हो तो तेई आँखन में तो केवल कांग्रेस को पंजा झूलो, सब फूंक बैठ के चूलो। घरवाली को बोली हाँ रन दो तो मैं गाँव रहो भाजपा के गीत, भाजपा नहीं है सन्यासीन तक की। तुम्हारे नेता कह रहे कि हमने दोबारा सन्यासन को अपनी पार्टी में जुड़ा लो, जा नहीं कह रहे कि बेचारी से मध्य प्रदेश छुड़ा लो। रघु बोलो काय पे लगी है चबड़ चबड़ कर वे, पहले जा तो बता, जा तो बोल कि 23 सोनिया ने जब इसको कहा दो केवल 2 बच्चा तो था, बोली कछू तो थे तुम्हारे अटल ने तो व्यू नहीं, तुम्हारे कछू तो गए तुम्हारे मोदी ने तो व्यू नहीं दे। बोले उसे फेंक रही अटल जी को गुप्तदान नहीं देख रही, और फिर हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जैसे कठपुतली तो नहीं रहे। सरदार जी कहूँ जाना तो पहले पूछ लेना चाहिए काय मैडम आज कौन से रंग की पगड़ी पहने। इतने में रघु के मोड़ा एक सिलेंडर टंगिया ले आए। जी ये देख के बाप मताई दो चकराए, मताई मोड़ी से बोली काय बेटा तुम जो सिलेंडर कहाँ से ले आई। मोड़ी बोली भाई हम हैं बस पाई, हमने बहन जी के जन्मदिन पर जो चंदा इकट्ठा करो तो वो में कछू भेजो कछू बचाओ भाई से जो सिलेंडर आओ। फिर रघु ने लड़का से कही कि का बेटा और तुम जो सिलेंडर कहाँ से ले आए। रघु को लड़का बोलो दद्दा हम हैं सपाई, हमें नहीं चाहिए चंदा की काऊ से एक पाई, हम हैं सपाई हमें नहीं चाहिए चंदा की काऊ से एक पाई। हम तो सिलेंडर वाले को पकड़ के 2 मुँह में दिया है और सिलेंडर चुरा के घर ले आए। जो चैनल डिबेट दिखाकर अपने मन में ऐंठे हैं, जो चैनल डिबेट दिखाकर अपने मन में ऐंठे हैं, वे ही आज परस्पर देखो आपस में लड़ बैठे हैं, वे ही आज परस्पर देखो आपस में लड़ बैठे हैं। पैसा 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 और बताओ क्या है गेम, पैसा 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 और बताओ क्या है गेम। बातों बातों में ठग लेते कोयल कौगी लगती से, कुछ सत्ता के कुछ विपक्ष के कुछ नाती कुछ पोते हैं, और वही बोलते जितना पढ़ते वही बोलते जितना पढ़ते सारे रट्टू तोते हैं, वही बोलते जितना पढ़ते सारे रट्टू तोते हैं। हो सुशांत या रिया हाथरस या कंगना का गिरा मकान, साधु हत्या बलात्कार हो इन्हें छेड़ना अपनी तान, इन्हें छेड़ना अपनी तान। और जाने किसको अच्छा कह दें, जाने किसको अच्छा कह दें, किसकी मिट्टी करें पलीत, और कब किसकी ये डोर काट दें, किससे करें अनूठी प्रीत। युद्ध अभी तक चालू नहीं, युद्ध अभी तक शुरू नहीं है, फिर भी चैनल दहलाते और कर देते हैं घाव घाव पर मलहम लेकर आ जाते। नित्य समाचार हों सच्चे और नित्य समाचार हों सच्चे और सदा निष्पक्ष रहें, यही चाहते सारे दर्शक, यही देश के लक्ष्य है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।